தினம்தோறும் விளக்கேற்ற நல்ல எண்ணெய் இதயம் நல்லெண்ணெய். ग्राउंड सोमेश्वर भवन से शुरू हुआ है और आगे आगे रोड शो जेपी नगर से गुजरते हुए जयनगर पहुंचेगा, जयनगर 5th ब्लॉक पहुंचेगा और जयनगर 5th ब्लॉक में जहां पर बैंगलोर दक्षिण के सांसद तेजस्वी सूर्या हैं, वो प्रधानमंत्री के साथ मिलेंगे और यहां से फिर आगे चलकर ये रोड शो जो है जयनगर 4th ब्लॉक पहुंचेगा। देखिए, जयनगर एशिया का सबसे पहला रेजिडेंशियल लोकेलिटी था जो वेल प्लान और इसी एरिया में एशिया की सबसे बड़ी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो है यहाँ पर बनी। बहुत ही अर्बन इलाका है ये जयनगर एरिया और यहाँ से आगे बढ़ेगा रोड शो और आगे बढ़ते हुए ये सीधा साउथ इंड सर्कल तक पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए, साउथ इंड सर्कल बहुत ही अहम है जहाँ पर हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं। काफी सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। बच्चे, बड़े, परिवार, पूरी फैमिलीज के साथ पहुंचे हैं यहाँ पर। तो साउथ एंड सर्कल से गुजरते हुए चिकपेट की ओर जाएंगे प्रधानमंत्री और फिर आगे चामराजपेट जाएंगे। ये तमाम जो कल्चरल इलाके हैं कर्नाटक के, ये तमाम जो इलाके हैं ओल्ड बैंगलोर का हिस्सा है। यानी इन इलाकों में आज भी आप बैंगलोर की वो पुरानी संस्कृति, बैंगलोर की वो पुरानी झलक देख सकते हैं। जबकि कुछ इलाके जैसा जेपी नगर जो नए इलाके हैं वहाँ पर IT की ग्रोथ के चलते इन इलाकों की बहुत ही अर्बन तस्वीर है। लेकिन जिन इलाकों से प्रधानमंत्री गुजरेंगे ये जो है ओल्ड बैंगलोर की तस्वीर है। बसवनगुड़ी है, बसवनगुड़ी का जो रास्ता है वहां से गुजरेंगे। फिर उसी को देखने के लिए, एक झलक पाने के लिए और उनका स्वागत करने के लिए और सुरक्षा के लिए यहाँ से देखा जाए तो भी करीब 6000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी जो है पूरे बैंगलोर में तैनात किए गए हैं और सुरक्षा के लिए जान न हो इसका भी इंतजाम किया गया है। और इस वक्त उन सड़कों पर ट्रैफिक रोकी गई है, सिर्फ उन सड़कों पर जहां पर प्रधानमंत्री का रूट है, जहां से रोड शो पास होगा और दूसरे जो इलाका पूरा ध्यान रखा गया है। और इस वक्त महज बैंगलोर साउथ और खासकर साउथ एंड और बैंगलोर के जो जयनगर बसवनगुड़ी इलाके हैं यहाँ पर ट्रैफिक रोकी गई है और बैंगलोर ट्रैफिक पुलिस ने पूरे इंतजाम किए हैं कि कोई इस रोड शो को लेकर शिकायत ना करे। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब प्रचार के लिए आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही दिलचस्प नजर आप देख सकते हैं। देखिए, बैंगलोर में आज कहीं भी फूलों का स्टॉक नहीं मिल रहा। IT प्रोफेशनल्स काम करते हैं और जो जिस रूट से प्रधानमंत्री गुजरेंगे इन तमाम इलाकों में कई IT प्रोफेशनल्स यहाँ पर रहते हैं। तो ये तमाम लोग सड़कों पर गुजरते हुए आगे बढ़ेंगे और हम देख सकते हैं इस समय साउथ एंड सर्कल पर काफी उत्साह उमड़ रहा है। लोग इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से कि प्रधानमंत्री साउथ एंड सर्कल पर पहुंचे और लोग उनके साथ कनेक्ट कर पाए। बिल्कुल आयशा, आप हमारे साथ बने रहिए। हम दर्शकों को एक बार फिर बता दें कि ये विहंगम दृश्य जो हम आपको दिखा रहे हैं ये बेंगलुरु से दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर 26 किलोमीटर लंबा रोड शो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए वहां पर प्रचार कर रहे हैं, बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं और इसी कड़ी में वो 26 किलोमीटर लंबा रोड शो बेंगलुरु में कर रहे हैं। और इस रोड शो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है, ये इन दृश्यों से इसका रिस्पॉन्स वहां पर मिल रहा है। सड़क के दोनों ओर लोगों की भीड़ वहां पर लगी हुई है और प्रधानमंत्री ने अब से कुछ ही देर पहले अपना ये रोड शो शुरू किया है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार कर रहे हैं, जगह जगह पर जाकर जनसभाएं कर रहे हैं और कर्नाटक के दूसरे हिस्सों में इससे पहले प्रधानमंत्री रोड शो भी कर चुके हैं। और आज कर्नाटक विधानसभा चुनाव का सबसे बड़ा रोड शो प्रधानमंत्री इस वक्त कर रहे हैं। 26 किलोमीटर लंबा ये रोड शो है और हमारी संवाददाता आयशा खानम हमारे साथ बनी हुई है। आयशा, जब से कर्नाटक विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री ने प्रचार शुरू किया है करना चाहते हैं तो बीजेपी की रणनीति के लिहाज से देखें तो निश्चित तौर पर पार्टी ये चाहेगी कि इससे पहले जो 3 रोड शो हुए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, वो बेंगलुरु के एक हिस्से में हुआ था और उसके बाद हमने देखा कि मैसूरू में रोड शो हुआ और जो सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है और बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं, उनके रोड शो की एक परिकल्पना की और हम देख रहे हैं जो ये भारी सैलाब है। निश्चित तौर पर ये तस्वीरें बता रही है कि बीजेपी ने जो उम्मीद की फिजा वहां पर बदल गई। क्या कुछ कहेंगे आप इस बारे में?
जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि कर्नाटक में बीजेपी ने जिस तरह से अपनी रणनीति तय की, उससे साफ नजर आता है कि बीजेपी ने जैसे ही स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी किया, उसके बाद बीजेपी के प्रचार में काफी जोश और काफी उत्साह नजर आने लगा। क्योंकि कांग्रेस ने अपना प्रचार बहुत पहले से ही शुरू कर दिया था, और भारत जोड़ो यात्रा और कर्नाटक सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कई आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला चलता रहा। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री का प्रचार शुरू हुआ 29 तारीख से, यहाँ पर जो तमाम विश्लेषण थे, वो तमाम विश्लेषक बदल गए, और जो हवा कांग्रेस ने एक बनाई थी कि एंटी इनकम्बेंसी के चलते उन्हें इसका फायदा पहुंच सकता है, तो इसको बीजेपी ने काटने में पूरी कामयाबी दिखाई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस प्रचार और कैंपेन में इतनी स्फूर्ति और इतनी डायनेमिज्म नजर आ रही है कि हर कोई इस प्रचार से कनेक्ट कर रहा है। और हम देख सकते हैं कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न केवल एक प्रधानमंत्री के तौर पर, बल्कि बैंगलोर के लोगों के साथ जुड़ रहे हैं, एक आम आदमी की तरह उनकी भाषा में बोल रहे हैं और उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं डबल इंजन डबल सरकार का मतलब क्या होता है। देखिए, इस वक्त भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इन सड़कों से गुजर रहे हैं रोड शो के दौरान, वो अपने सर पे मैसूर पेटा पहने हुए हैं, और यही नजारा आपको मैसूर में भी देखने को मिला था। तो यहाँ की जनता के साथ, यहाँ के लोगों की जो, दक्षिण भारत के लोगों की जो एक भाव होता है, उनके भाव होते हैं, उसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस रोड शो को भी बीजेपी ने नम्मा बेंगलुरु नम्मा हेम्मे का नाम दिया, यानी हमारा शहर और हमारा गर्व, इस नाम से ये जो है रोड शो शुरू किया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रचार और बीजेपी की स्ट्रेटेजी ने कहीं ना कहीं कांग्रेस के खेमे में कुछ हद तक खलबली मचा दी, और कांग्रेस को अपने आप प्रचार जो है उसे रीस्ट्रेटेजाइज करना पड़ा। और दूसरी तरफ जेडीएस, जो हर बार एक किंग मेकर की भूमिका को लेकर अपने 15-20 सीट के बारे में घोषणा कर देती है, तो जेडीएस को भी हरकत में आना पड़ा, और पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा भी मैदान में उतरे हैं। अब हालांकि देवेगौड़ा की उम्र 90 साल है, लेकिन इसके बावजूद वो रोड शोज कर रहे हैं और अपने प्रचार में तेजी दिखा रहे हैं। देखिए, जेडीएस के कुछ इलाके हैं, कुछ जो ओल्ड मैसूर रीजन है और तुमकुर है, इन कुछ इलाकों में जेडीएस से अपना गढ़ मानता है, लेकिन बीजेपी इन इलाकों में काफी मेहनत की है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने इसकी तैयारी 1 साल पहले से ही की थी कि जिन इलाकों में बीजेपी कमजोर है, वहां पर बीजेपी को मजबूत बनाना है, बूथ लेवल से बीजेपी को मजबूत बनाना है। तो ये तैयारी बीजेपी की जोरदार शुरू हुई थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन तमाम इलाकों में भी प्रचार कर रहे हैं, जहां पर अब वो बीजेपी को ये उम्मीद है कि इस जगहों पर जहां पर जेडीएस से अपना गढ़ बांधता है, ओल्ड मैसूर रीजन और कुछ इलाके जो जेडीएस के खाते में जाते हैं, तो वहां पर बीजेपी सेल लगा सकती है। और खास बात यह है कि बैंगलोर शहर में बीजेपी की नजर है, क्योंकि बैंगलोर की तीनों लोकसभा सीटें बीजेपी के पास हैं। बैंगलोर उत्तर, बैंगलोर दक्षिण और बैंगलोर सेंट्रल, ये तीनों सीटें जो है बीजेपी की हैं। और ऐसे में बीजेपी को उम्मीद है कि जब लोकसभा सीटों के लिए बीजेपी ने कोशिश की थी और वो कामयाब रही, तो अब इस विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी कामयाबी हासिल कर सकती है। देखिए, इस वक्त प्रधानमंत्री का जो कॉन्वॉय है आगे बढ़ रहा है, जयनगर से आगे बढ़ रहा है, जयनगर पोस्ट ब्लॉक की ओर पहुंचा है। जयनगर पोस्ट ब्लॉक यहाँ का सबसे ज्यादा अहम कमर्शियल इलाका है, और यहाँ से आगे बढ़ रहा है। कर्नाटक सरकार ने जो इन तमाम सड़कों पर जो बोर्ड, जो होर्डिंग्स लगाई है सरकार की उपलब्धियों को लेकर, वो हर जगह जगह पर नजर आ रही है। और जयनगर में भी यहाँ पर, क्योंकि ये एक एजुकेशनल हब है, बहुत ही अर्बन अपमार्केट इलाका है, और यहाँ से प्रधानमंत्री का अभी काफिला कुछ ही देर में गुजरेगा, और हर कोने पर हम देख सकते हैं कि कर्नाटक सरकार की उपलब्धियां नजर आ रही है। तो हम प्रचार की बात कर रहे थे, जिस तरह से प्रचार में प्रचार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नई जान फूंकी प्रचार में, और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में एक नया जोश, नया उत्साह आने लगा। हालांकि बीजेपी ये मानकर चलती है कि भले ही कर्नाटक में कुछ हद तक कर्नाटक सरकार का परफॉर्मेंस को लेकर उंगलियां उठी थी, लेकिन सरकार ने कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी। जब पैंडेमिक के दौरान सरकार ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, कर्नाटक टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है, बैंगलोर सिलिकॉन वैली माना जाता है, तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए पैंडेमिक के दौरान जिस जोर शोर से सरकार ने काम किया,
ये अहम है और लोग इस बात को याद रखते हैं। तो आज बैंगलोर की सड़कों पर जब प्रधानमंत्री गुजर रहे हैं, तमाम लोग काफी युवा, काफी भारी मात्रा में युवा है जो प्रधानमंत्री का स्वागत यहाँ पर करने के लिए खड़े हैं और वो इस बात को गौर करते हैं कि प्रधानमंत्री जब सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो उन बच्चों जिन बच्चों से हमने बात की जो अभी 18 साल के नहीं है, अभी वोटर्स भी नहीं है, लेकिन इन्हें इस बात का अंदाजा है, वो समझने लगे हैं कि कैसे प्रधानमंत्री इंक्लूसिविटी की बात करते हैं और इंक्लूसिविटी जो है वो केंद्र सरकार की तमाम फ्लैगशिप स्कीम्स में नजर आती है और यही इन तमाम युवाओं के लिए एक उम्मीद है और अमृत काल की जो प्रधानमंत्री बात करते हैं, जो विजन है, लॉन्ग टर्म विजन, ये इन लोगों का भविष्य है। तो यही वजह है कि कई युवक जो है प्रधानमंत्री से सीधे कनेक्ट करते हैं और जो अर्बन कॉस्मोपॉलिटन पॉपुलेशन है बैंगलोर शहर का, ये पॉपुलेशन जो है प्रधानमंत्री को और बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है उसको आसानी से कनेक्ट करते हैं। तो इसके चलते हम देख रहे हैं कि कैसे सड़कों पर भारी मात्रा में भीड़ उमड़ी है, लोग दूर दूर से पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए और कई कुछ इलाकों में हमने देखा कि कुछ अल्पसंख्यक भी यहाँ पर खड़े हुए हैं क्योंकि उनका ये मानना है कि उन्होंने प्रधानमंत्री को कभी इतनी करीब से नहीं देखा, लेकिन आज उन्हें मौका मिल रहा है प्रधानमंत्री को इतने करीब से देखने के लिए। तो हर वर्ग के लोग हर इलाके से यहाँ पर पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री की झलक पाने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। देखिए प्रधानमंत्री जैसा कि मैंने आपको बताया बैंगलोर की जो तीनों लोकसभा सीटें हैं वो बीजेपी के पास है और बीजेपी यही कोशिश कर रही है कि खासकर दक्षिण बैंगलोर साउथ जो है यहाँ पर बीजेपी की विधानसभा में ज्यादा प्रेजेंस है और बीजेपी कोशिश कर रही है कि कम से कम 25 सीटों का लक्ष्य बीजेपी को, अगर यहाँ से 25 सीटें मिल जाती हैं और ओल्ड मैसूर रीजन जो मैसूर का ओल्ड मैसूर रीजन के कुछ इलाके हैं जहाँ पर जेडीएस का गढ़ है, तो यहाँ से कम बीजेपी को अगर 30 सीटें मिलती हैं तो बीजेपी आसानी से बहुमत सरकार बना सकती है। तो बीजेपी की यही रणनीति है, यही स्ट्रेटेजी है क्योंकि बैंगलोर पर बीजेपी की नजर शुरू से रही है और अर्बन एक कॉस्मोपॉलिटन आउटलुक के लिए बीजेपी भी जानी जाती है। तो बीजेपी के लिए अर्बन कॉस्मोपॉलिटन वोटर से कनेक्ट करना आसान हो जाता है। तो यही वजह है कि आज सड़कों पर यहाँ लोग खड़े हैं और प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। देखिए प्रधानमंत्री अब आगे बढ़ रहे हैं, जयनगर 4th ब्लॉक की ओर बढ़ रहे हैं, जयनगर के 9 ब्लॉक से इस ब्लॉक की ओर बढ़ रहे हैं और जहाँ साउथर्न सर्कल पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, ये साउथर्न सर्कल पर काफी भारी मात्रा में लोग उनका स्वागत करने के लिए खड़े हुए हैं क्योंकि ये इलाका है जहाँ से कम 5-6 सीटों के लिए जो है वो मेन रोड यहीं से गुजरता है, जैसे बसवनकुड़ी है, चिकपेट है, चामराजपेट है, ये तमाम इलाके साउथर्न से शुरू होते हैं। देखिए जैसे कि मैंने अभी अपनी स्टोरी में भी बताया था कि कैसे बीजेपी ने यहाँ पर चामराजपेट में बैंगलोर के पूर्व पुलिस कमिश्नर है भास्कर राव, उन्हें टिकट दिया। उन्होंने हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए थे लेकिन चेहरों को टिकट दिए, 50 से ज्यादा नए चेहरे बीजेपी की टिकट की लिस्ट में रहे क्योंकि बीजेपी नई लीडरशिप को ग्रूम करना चाहती है, बीजेपी युवाओं को ग्रूम करना चाहती है और बीजेपी ने इन तमाम लोगों पर बहुत बड़ा दाव लगाया है और अगर ये बीजेपी का दाव कामयाब हो जाता है, बीजेपी जो कैलकुलेशन बीजेपी ने किया था इसमें बीजेपी कामयाब होती है, तो ये मानकर चल सकते हैं कि आने वाले दिनों में कर्नाटक में हो या फिर दूसरे राज्यों में हो, जो राजनीति होगी या फिर पॉलिटिकल कैलकुलेशन होंगे या इलेक्शन एनालिसिस होगी, वो कास्ट से हटकर होगी, यानी जाति के एनालिसिस से हटकर होगी। तो यही बीजेपी बदलाव लाने की कोशिश कर रही है, बीजेपी बदलाव की राजनीति की बात कर रही है और हमने पहली बार कर्नाटक में देखा ये चुनाव महज 2-3 बड़े समुदाय के बीच में या फिर इन तीनों बड़े समुदाय जैसे लिंगायत, ओक्कलिगा और ओबीसी, इनके बीच इनकी बात हमेशा चलती रही, लेकिन इस चुनाव में बीजेपी ने नए चेहरों को मौका दिया। बीजेपी ने कई सिटिंग एमएलए को टिकट नहीं दिया क्योंकि इन एमएलए के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की रिपोर्ट थी बीजेपी के पास, तो बीजेपी ने जाति से हटकर नए चेहरों को मैदान में उतारा है और यहाँ पर के साथ होना शुरू कर दिया, उसको समझना शुरू कर दिया कि इसके क्या कुछ फायदे हैं। ऐसे में चूंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, बहुपक्षीय पार्टी यहाँ पे हैं, बहुत सारे विपक्ष में भी पार्टियां हैं। विपक्ष के नजर से अगर देखा जाए तो उनके पास इस
चुनौती से निपटने के लिए वो क्या सोच रहे हैं भारत की राजनीति में, अब जबकि डबल इंजन की सरकार वाले शब्द और वो चीजें साकार होने लगी हैं, ऐसे में विपक्ष के पास क्या कुछ बच जाता है? विपक्षी दल की अपनी एक कोशिश है कि वो भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं उन पर सवाल उठाएं। भारतीय जनता पार्टी जिन सफलताओं के दावे करती है, जिन घोषणाओं को करती है, उनमें वो अपनी बात अपने विचारधारा के हिसाब से रखें, जनता को एक विकल्प के तौर पर बताएं कि जब वो आएंगे सत्ता में तो वो क्या कुछ कर सकते हैं राज्य के लिए या किसी क्षेत्र के लिए। तो निश्चित तौर पर लोकतंत्र में, चुनावी राजनीति में जो दल चुनाव लड़ते हैं वो एक अपना विजन सामने रखते हैं, जनता को लुभाने की कोशिश करते हैं, किस तरह से जनता के कल्याण के लिए काम करेंगे उसे सामने रखते हैं। और देख रहे हैं कि इस पर काफी कुछ कोशिश कांग्रेस पार्टी की तरफ से और जेडीएस की तरफ से हो भी रही है। हर चुनाव में जो प्रमुख दल करते हैं वो अपना अपना एजेंडा जनता के सामने रखते ही हैं। इस बार के चुनाव में हमने देखा कि जो खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जो निजी टिप्पणियां की गई वो बहुत चर्चा में रही। चुनाव आयोग ने नोटिस भी जारी किया मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष, उनके बेटे को, और ये कहा गया कि इस तरह की जो टिप्पणियां है वो नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने एक चुनावी रैली में इस बात का जिक्र भी किया कि 91 बार ऐसे आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल उनके खिलाफ हो चुका है। तो दरअसल ये सवाल उठते हैं कि आप विकल्प रखिए, आप जनता को लुभाने की कोशिश कीजिए, लेकिन प्रधानमंत्री के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणियों से आखिर क्या हासिल करना चाहते हैं और क्या जनता इसे किस रूप में लेगी, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि जब कोई निजी टिप्पणियां होती है तो आमतौर पर देखने को मिला है कि जनता उसे ठीक तौर पर नहीं लेती, तो वो एक अलग मुद्दा है। बाकी हम देखते हैं कि अलग अलग विचारधारा की पार्टियां हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी वोकालिंगा और लिंगायत के आरक्षण को बढ़ाने का फैसला लेती है। काफिले के चलते ट्रैफिक जाम हो सकता है, तो बैंगलोर सिटी पुलिस ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से ट्रैफिक को संभाला है और उन तमाम रूट को रिलीज किया है जहां से प्रधानमंत्री का काफिला ऑलरेडी गुजर चुका है। तो अब बैंगलोर में जिन जिन इलाकों से, जेपी नगर से लेकर साउथ एंड तक प्रधानमंत्री पहुंचे थे, वहां तक ट्रैफिक नॉर्मल है और जो लोग प्रधानमंत्री को देखने के लिए खड़े थे, ये तमाम लोग उनके पीछे दौड़ते हुए आगे अगले पड़ाव तक पहुंच रहे हैं। बिल्कुल आयशा, और दिन के 12 बज चुके हैं, 2 घंटे का ये जो कारवां है वो बीत चुका है समय। मौसम कैसा है इस वक्त बेंगलुरु में? जी, मौसम बहुत ही सुहाना है। आज बहुत ही गर्मी थी इतने कुछ दिनों से। देखिए, बैंगलोर इज लाइक एन एसी सिटी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से बैंगलोर का जो तापमान है 31 से 35 डिग्री तक पहुंच रहा था, लेकिन आज मौसम बहुत ही सुहाना, बहुत ही कंड्यूसिव, जिस तरह से एक रैली के लिए होना चाहिए था। और यही वजह है कि लोगों को किसी तरह की दिक्कत नहीं हुई जब यहाँ पर लोग सड़कों पर खड़े रहे। और इस सुहाने वेदर में जो बैंगलोर का एक टिपिकल मौसम है यहाँ का, ये वेदर जो है लोगों को भी लुभा रहा है और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों के साथ कनेक्ट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और जाहिर है आज जो लोग जिन सड़कों पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया, उन पर फूल बरसाए और उनके अपने मोबाइल फोन में उन्होंने तस्वीरें कैद की, उनके लिए आज का दिन ऐतिहासिक था। और मैंने देखा कि यहाँ पर कुछ लोग जो आए थे, आईटी में काम करने वाले लोग, जो यहाँ पर आईटी इंडस्ट्री में काम करते हैं, तमाम लोग यहाँ पर खड़े थे और उनका एक ही रिएक्शन था, क्योंकि शायद आईटी इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों पर यही आरोप लगता है कि जब चुनाव आते हैं, जब पोलिंग डे होता है, तो वो छुट्टी मनाने के लिए लंबा वीकेंड लेकर शहर से बाहर चले जाते हैं। तो ये उन पर हमेशा से एक आरोप, एक उंगली उठती रही है। और यहाँ इस रैली में, इस रोड शो में कई आईटी प्रोफेशनल्स भी खड़े रहे और प्रधानमंत्री के साथ जुड़ने की कोशिश की। और जब हमने उनसे पूछा कि कैसा क्या महसूस हुआ, तो सबसे पहले उनका रिएक्शन था, दिस इज क्रेजी। यानी इन्होंने कभी अंदाजा नहीं लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में इस तरह से लोग सड़क के दोनों ओर खड़े होकर उनका स्वागत करते हैं। और इन तमाम लोगों ने कहा कि आप इस बार वो जरूर वोट करने जाएंगे, क्योंकि इस बार जो पोलिंग डेट है मई 10 तारीख, वो बुधवार की है और ये वीकेंड नहीं है। तो ऐसे में चुनाव आयोग ने भी कहा था कि बुधवार के दिन इसलिए रखा है ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा पोलिंग करें। तो यहाँ आए तमाम लोगों ने ये आश्वासन दिया है कि वो वोटिंग के दिन अपना वोट डालने के लिए जरूर जाएंगे। और जैसे कि मैंने बताया कि कई युवक प्रधानमंत्री के इस रोड शो से काफी प्रभावित होकर यहाँ से जा रहे हैं।
बिल्कुल। और एक बात और भी आयशा की, जिस तरह से हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री टेक्नो सेवी प्रधानमंत्री हैं, आईटी से ज्यादा उनको लगाव है और इस वक्त वो आईटी सिटी में ही, बेंगलुरु में ही है। तो इस तरह से युवाओं का जो कनेक्ट है पीएम के साथ, वो बहुत ही सहज और सरल तरीके से हो पा रहा होगा और उम्मीद भी प्रधानमंत्री कर पा रहे होंगे कि इस कनेक्शन का जो नतीजा है वो वोटों के जरिए बीजेपी को मिले। जी, बीजेपी यही उम्मीद कर रही है। किस तरह से कामयाब रहा है रोड शो, अभी जो आधा पड़ाव हमने देखा, तो बीजेपी को यही उम्मीद है कि जिस तरह से लोग सड़कों पर उमड़ पड़े प्रधानमंत्री को देखने के लिए और प्रचार में जुट रहे हैं, तो बीजेपी ने जो लक्ष्य रखा है 32 सीटों का, 28 में से बेंगलुरु में 28 सीटें हैं, 25 सीटों का लक्ष्य रखा है और बीजेपी को यही उम्मीद है कि इस तरह के प्रचार से लोग जरूर प्रभावित होंगे, खासकर युवा जरूर प्रभावित होंगे। ठीक है, प्रधानमंत्री जो डिजिटल इंडिया की बात करते हैं और जो सिलिकॉन वैली बेंगलुरु में है, उससे सीधे सीधे कनेक्ट है और प्रधानमंत्री हमेशा से बेंगलुरु जैसे शहर को हमेशा मन की बात में भी उन्होंने मेंशन किया है कई बार, और हर बार बेंगलुरु को एक स्टार्टअप हब और रिसर्च, साइंस एंड रिसर्च कैपिटल भी बताते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर जो युवा है, इन तमाम क्षेत्रों में काम करने वाले, इन सेक्टर्स में काम करने वाले लोग हैं, वो प्रधानमंत्री के इस प्रोत्साहन से काफी प्रभावित होते हैं। उन्हें बहुत ही प्रोत्साहन मिलता है कि प्रधानमंत्री खुद उनके लिए तरह की योजनाएं भी बनाते हैं, जो डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप के लिए जो युवाओं के लिए इंकरेजमेंट केंद्र सरकार से मिलता है, इससे काफी प्रभावित है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, जो आईटी क्राउड यहाँ पर आया था, ये तमाम लोग बहुत ही प्रभावित हुए प्रधानमंत्री को देखकर और उनका ये कहना था कि वो जब स्टेडियम में आईपीएल मैच देखने के लिए पहुंचते हैं, ठीक इसी तरह की चियरिंग जो एक लीडर को चियरिंग जो मैच में देखने को मिलती है, इसी तरह की चियरिंग प्रधानमंत्री को मिलती है। देखिए, अभी भी आप वो नारे सुन सकते हैं, मोदी मोदी के नारे जो पूरे बैंगलोर में गूंज रहे हैं। हालांकि ये हो रहा है बैंगलोर साउथ में, लेकिन पूरा बैंगलोर इन नारों को जरूर सुन रहा होगा। दूर दूर तक इस प्रधानमंत्री के जो मोदी मोदी के नारे हैं, वो दूर दूर तक लोगों को सुनाई दे रहे हैं। बिल्कुल। शैलेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं क्या? शैलेंद्र, आप हमें सुन पा रहे हैं? शैलेंद्र, आप हमें सुन पा रहे हैं क्या? शैलेंद्र, आप हमारे साथ बने हुए हैं? असीम बोलिए। हाँ शैलेंद्र, मेरा सवाल ये, फिर मैं हमारे साथ सीएस जोशी है, वो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन मेरा सवाल ये कि कुछ जो जानकार हैं दक्षिण भारत के, शैलेंद्र, वो इस बात को कहते हैं कि देखिए, डेमोग्राफिक डिविडेंड की जब पीएम बात करते हैं, उसमें जो छोटे राज्य हैं, जो दक्षिण भारत के राज्य हैं, टैक्स का जो बकेट है उसमें सबसे ज्यादा टैक्स भरने का काम कोई करता है तो दक्षिण भारत के जो डेवलप्ड स्टेट है वो करते हैं, लेकिन उसका जो फायदा है वो नॉर्थ इंडिया